आगे अब ये संवाद है, इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, इसमें प्रत्युत्सार उद्धार है। ये क्या है? तो एक उस समय विषय रखने का एक तरीका था, एक पद्धति थी। ऐसे कहा जाता है कि चरक में विषय प्रस्तुति के कम से कम 18 प्रकार हैं। चरक ने 18 प्रकारों से विषय वर्णन का यहां पर आपको एक ये दिया है, उदाहरण दिया है। ये किसका कहना है? ये किसी आयुर्वेदीय अभ्यासक का कहना नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों के रचना पर, संहिता ग्रंथों के शैलियों पर पुस्तक लिखे हैं। उसमें हमारे जामनगर के भूतपूर्व डीन विजय ठाकर साहब थे, या फिर BHU से एक बहुत बड़े विद्वान संहिता डिपार्टमेंट के ज्योतिर्मित्र आचार्य थे, रामरक्ष जी पाठक थे, रणजीत राय देसाई थे, जिन्होंने करीब करीब सभी विषयों पर टेक्स्ट बुक लिखे या अपने मंतव्य लिखे। ऐसे आचार्य प्रिय शर्मा थे। इन सभी लोगों ने ये ऐसे इस प्रकार से साहित्य का निर्माण किया है। जैसे कि प्रिय शर्मा सर का वाग्भट विवेचन है, चरक चिंतन है। ये पुस्तकें आजकल किसी को मालूम नहीं होती है, लेकिन इन पुस्तकों में बड़े मूलगामी विचार और उन मनीष योगों का चिंतन लिखा है। प्रिय शर्मा तो बहुत उनको दीर्घायु प्राप्त हुई। अभी कुछ एक 5-10 साल पहले वो चल बसे, लेकिन वैसे ही CP शुक्ला था साहब थे कि वो करीब 80-85 की उम्र तक थे। विजय ठाकर साहब थे। ऐसे सारे दीर्घायु लोग थे। इन्होंने बड़े अपने जीवन काल में जो चिंतन किया उसका परिपाक के रूप में बड़े अच्छे ग्रंथ या छोटे ग्रंथ लिखे, जो कलेवर में छोटे हैं लेकिन उनके चिंतन के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको पढ़ना चाहिए। आजकल क्या हुआ है, ऑनलाइन सारा उपलब्ध होने के कारण और यूट्यूब में वीडियो होने के कारण जो पिछले शती के ग्रंथ है, बहुत पुराने नहीं है, 50 साल पहले के है, 70 साल पहले के है, उन ग्रंथों के प्रति जो है एक दुर्लक्ष सा हो गया है। और एक बड़ा अच्छा जो ज्ञान का भंडार है वो वहां तक विद्यार्थी पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए। तो ये बड़े महानुभाव थे। प्रिय शर्मा तो कहते थे कि कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाह। हम ऐसा कहते हैं कि आपको शतायुष का लाभ हो, आप 100 साल तक जिए, लेकिन उन्होंने एक यजुर्वेद से ये वाक्य उन्होंने लिखा था कि कुर्वन् निवेह कर्माणि, कुर्वन् इव इह कर्माणि, काम करते करते ही जिजीविषेत शतम समाह। 100 साल जीने की अगर इच्छा है, जिजीविषा है, शतम समाह 100 साल, समा अर्थात वर्ष, शतम अर्थात 100 साल जिजीविषेत, ऐसे जिए, जीने की इच्छा ऐसे रखिए कि कुर्वन् निवेह कर्माणि, काम करते करते। तो अंत तक उन्होंने कुछ न कुछ वो लिखते रहे। तो ऐसे सारे ये महानुभाव, उनको इन चीजों को देखना चाहिए कि उन्होंने ये कैसे लिखा है सारा। तो फिर भी इन सारे विद्वानों के ग्रंथों में ये वाक्य नहीं है कि चरक ने 18 प्रकार से विषयों की प्रस्तुति की। ये वाक्य है SN दासगुप्ता के हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी नाम का सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता, SN दासगुप्ता एक बंगाल के विद्वान थे, और उनका जो सारा ये तत्वज्ञान के इतिहास के ऊपर उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा, ये यहां पब्लिश नहीं हो सका। कलकत्ता में उनको वो सपोर्ट नहीं मिला कि वो सारा यहां पर पब्लिश कर सके। उन पर लोगों ने बहिष्कार किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके इंग्लिश पुस्तक में जो दर्शन शास्त्र के श्लोक थे या वेदों के कुछ उद्धरण थे, उनको डायक्रिटिक मार्क में इंग्लिश में लिखा, रोमन लिपि में लिखा। तो उनका तत्कालीन समाज ने बहिष्कार कर दिया कि आपने ऐसे कैसे पाखंड किया कि जो संस्कृत ज्ञान है उसको आपने रोमन स्क्रिप्ट में लिखा। तो उनका उन्हें बहिष्कार कर दिया। फिर SN दासगुप्ता का जो सारा ग्रंथ भंडार है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, 3 भागों में आता है। वो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया। सुदैव की बात कहिए, दुर्दैव की बात कहिए, दोनों है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि सनातन धर्म में ज्ञान की बजाय बाद में कर्म या उपचार, कर्मकांड को बहुत महत्व आ गया। उस कारण से जो मूल तत्वज्ञान था, मूल जो ज्ञान का आलोक था, वो थोड़ा सा मलिन, कलुषित हो गया। ऐसे कुछ अपराध कहिए, गलतियां कहिए, हो गई है, उनको सुधारना चाहिए। तो SN दासगुप्ता जी ने 3 खंड लिखे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी पर। अभी विचार कीजिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी लिख रहे हैं,
यानी तत्वज्ञान यानी दर्शन शास्त्र के बारे में लिख रहे, उसमें 3 चैप्टर चरक पर है। यानी एस.एन. दासगुप्ता जैसे आयुर्वेद के बाहर के आदमी को लगा कि तत्वज्ञान के इस इतिहास के मेरे विवरण में मैं चरक पर 3 चैप्टर लिखूं। अलग अलग 3 चैप्टर एस.एन. दासगुप्ता के पुस्तक में चरक संहिता पर है, और उसमें वो लिखते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट चरक हैज प्रेजेंटेड द सब्जेक्ट इन 18 डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये एक स्टाइल है जो हम देख रहे हैं कि अभी भरद्वाज कहेंगे कि नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये गर्भ ना ही मातृज होता है ना ही पितृज होता है। फिर पुनर्वसु उसको समझाएंगे कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो पहले पूर्व पक्ष है, फिर प्रत्युत्सार है, फिर उद्धार है, फिर निर्णय है। इस तरह से तंत्र युक्तियां चलती है। ये सारी तंत्र युक्तियां चरक सिद्धि 12 के अंतिम अध्याय में आपको प्राप्त होती है। उनका विवरण चरक संहिता में नहीं है। उसकी टीका में चक्रपाणि ने उसका डेफिनेशन दिया है और उसके चरक संहिता के यथासंभव उदाहरण दिए हैं। वही बात डल्हन ने की है सुश्रुत उत्तर तंत्र 65 में। आपको 32 तंत्र युक्तियों का सुश्रुत में वर्णन और डेफिनेशन और उदाहरण मिलता है। उस पर डल्हन के उदाहरणों का भी वहां पर उपलब्धि है। इसलिए 7 तंत्र गुणेर युक्तम, इस एक शब्द पर अरुण दत्त ने अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40वें अध्याय में, अष्टांग हृदय में तंत्र युक्तियों का ना ही उल्लेख है ना ही विवरण है। तंत्र युक्ति शब्द भी नहीं है। तंत्र गुणे ही शब्द पर अरुण दत्त ने तंत्र युक्तियों का विवरण उसकी टीका में सम्मिलित किया है। फिर इंदु ने इसी प्रकार से अष्टांग संग्रह में उसी श्लोक पर उतने ही उदाहरणों का वहां पर वर्णन किया है, तंत्र युक्ति का डेफिनेशन दिया है। और भट्टार की जो टीका है, आयुर्वेद के इतिहास में सबसे प्रथम टीकाकार जो है, आद्य टीकाकार, पायोनियर टीकाकार जो है, वो भट्टार हरिश्चंद्र। उसने चरक संहिता पर जब टीका लिखने का प्रारंभ किया, उसकी चरकन्यास टीका, तो उसका प्रारंभ तंत्रिक के वर्णन से होता है। और सुश्रुत में 32, चरक में 36 है। इंदु ने, अरुण दत्त ने भी 36 ही तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है। किंतु भट्टार ने अपने स्वमत से, अपने स्वबुद्धि से, अपने प्रतिभा से 36 की बजाय 40 तंत्र युक्तियों का वर्णन किया। उसने स्वयं 4 नए तंत्र युक्तियों का वहां पर प्रणयन किया है। तो देखिए उस समय के टीकाकार भी कितनी व्युत्पन्न हुआ करते थे कि चरक संहिता के आगे जाकर, सुश्रुत संहिता के आगे जाकर उन्होंने और 4 तंत्र युक्तियों का वहां पर वर्णन किया। और उन सारे वर्णनों के बाद चरकन्यास टीका का आरंभ होता है। तो लोग पूछते हैं कि तंत्र युक्ति सबसे अंत में क्यों लिखी। देखिए, अध्ययन की पद्धति पाठ, अवबोध और अनुष्ठान है। पाठ यानी पढ़ना, आपने पढ़ लिया, अभी समझना है। समझने का आरंभ करने के लिए तंत्र युक्तियां सबसे अंत में लिखी है। क्या आपने पढ़ के आ गए, अभी आपको पता है कि कौन सा विषय कहां पर है, कौन सा विषय कहां पर है ना। कि जैसे अग्निशारे में लिखा है और वाद के 5 प्रकार जो है वो चिकित्सा में लिखा है, ऐसे आपको पता चल गया विषय कहां पर। दैट इज पाठ। नौ अवबोध, अवबोध के लिए आपको अतीतावेक्षा, अनागतावेक्षा तंत्र युक्तियां चाहिए। इसलिए पाठ पूर्ण हो गया। इसलिए संहिताओं के अंत में सुश्रुत उत्तर तंत्र 65, 66 अध्याय है उत्तर तंत्र में सुश्रुत के, उसमें सेकंड लास्ट अध्याय में तंत्र युक्तियों का वर्णन होता है। चरक संहिता के सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय के प्रतिसंस्कर्ता के भी परिचय के बाद संहिता समाप्त होने से जस्ट पहले तंत्र युक्ति का वर्णन होता है। इसका मतलब है कि पाठ पूर्ण होने के बाद अवबोध के आरंभ में तंत्र युक्तियों का अध्ययन करें। इसलिए टीका जो है वो पाठ नहीं है, टीका जो है वो अवबोध है। टीका उस पाठ का यानी मूल श्लोक का विवरण करती है। तो उस अवबोध के प्रारंभ में तंत्र युक्तियों का वर्णन होना चाहिए। इसलिए भट्टार की टीका एकमात्र टीका है भट्टार की ऐसी जो तंत्र युक्ति से आरब्ध होती है, शुरू होती है। ये विन्यास होता है विषयों का। तो उसमें आपको ये 4 तंत्र युक्तियां अंत में मिलेगी। प्रत्युत्सार तत्वोद्धार संभव तंत्र युक्तयः। तो यहां पर ये पहले पूर्व पक्ष लिख रहे हैं। तो पूर्व पक्ष क्या लिखा, आचार्य भगवान आत्रेय ने तो बोल दिया कि भाई मातृजस्य गर्भा पितृजस्य वगैरह वगैरह। अभी इसको ये ना बोलता है, उस पर आक्षेप लिखता है, उसका खंडन करता है। कौन? भरद्वाज। तो इसको कहते हैं पूर्व पक्ष। क्या पूर्व पक्ष है? देखिए, न इति भरद्वाज